तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कप्पे को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती हैं? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन बिजली कप्पे अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं, तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे, क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कप्पे अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कप्पे की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कप्पे नदी पर पानी पीने आई हुई थी। तभी उसकी सहेली बबरी कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है, तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कप्पे खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कप्पे की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कप्पे सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती।
ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली का भी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा चलो। फिर बिजली कपी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा कहाँ है तेरा बॉल? दादो इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है, जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यही छुपाया होगा। अच्छा बेटा रुको देखती हूँ। फिर बिजली कपी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जुगनू, ये देखो हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं, अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कपी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई, इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कपी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू तू ये क्या कह रही है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू अब हमारी किस्मत बदलने वाली है, तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास के पास जाती है। माँ जी ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी कैसे जाऊं अपनी बहू के घर, उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? चलिए आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपी की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं मैं ये नहीं रख सकती। बेटी ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो, वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी, मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए, ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है।
نہ جانے ایسی بھیانک بارش میں وہ کیسے ہوں گے۔ ادھر مینا اور منا گھر کی کھڑکی سے اپنی ماں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا، ماں ابھی تک نہیں آئی، کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں کیا؟ ہاں مینا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، پتہ نہیں اتنی تیز آندھی ہے، کہیں ماں کو کچھ ہو نہ کیا ہو۔ بھیا، ہمیں چل کر ماں کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں مینا، لیکن اتنی تیز آندھی میں ہم لوگ اڑ نہیں سکتے۔ ادھر مانو چڑیا ایک پیڑ کی اونچی ڈالی پر آندھی کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ اتنی تیز آندھی میں کہیں گھر نہ گر جائے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ دونوں بچے ڈر رہے ہوں گے، اتنی تیز آندھی سے اگر گھر گر گیا اور بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ ہاں، میں اڑنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مانو چڑیا اڑنے کی کوشش کرتی ہے، وہ کچھ دور تک جاتی ہے، لیکن آندھی اتنی تیز تھی کہ اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ مانو چڑیا آندھی کے جھونکے میں آ کر ایک کانٹے دار پیڑ میں پھنس جاتی ہے اور وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ مینا، آندھی تھوڑی کم ہو گئی ہے، میں جا کر ماں کو دیکھتا ہوں، تم یہیں رہنا، میں جنگل کے راستے میں ایک بار دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں بھیا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ اکیلے مت جائیے، جنگل میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بارش میں شکاری پکشی گھومتے ہیں اور وہ چھوٹے پکشیوں کا شکار کرتے ہیں۔ نہیں مینا، تم یہیں رہو، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اتنا کہہ کر مینا کا بھائی وہاں سے اپنی ماں کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ وہ کئی جگہ ڈھونڈتا ہے پر اس کو اس کی ماں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ تھک ہار کر ایک پیڑ کی اونچی ڈال پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں ماں کو کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، ماں تو ابھی تک کہیں نہیں ملی، گھر پر مینا بھی پریشان ہوگی، مجھے جلدی ماں کو ڈھونڈنا ہوگا، نہیں تو مینا بھی گھر سے کہیں باہر نہ چلی جائے۔ اس سمے تو جنگل میں کافی خطرہ ہے، اگر مینا باہر گئی تو اسے کچھ ہو نہ جائے، اگر ماں گھر لوٹ آئی تو مجھے بہت ڈانٹیں گی، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ یہ بھیا بھی کہاں رہ گیا ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، آخر اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ کہیں وہ بھی کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو، مجھے باہر جا کر دیکھنا ہوگا۔ ایک بار میں بجلی آنٹی کے پاس جا کر پوچھتی ہوں، ان کا گھونسلہ تو میرے گھر کے پاس ہی ہے۔ پھر مینا چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ بجلی کپی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ بادل جی اٹھو، دیکھو یہ اتنی بارش میں گھر کا دروازہ کون بجا رہا ہے؟ ارے پتنی جی، آپ تو مجھے صحیح سے سونے بھی نہیں دیتی، اتنی بارش میں کون آ سکتا ہے؟ تم ہی دیکھو جا کر، مجھے سونے دو۔ آلسی کہیں کا، اب مجھے ہی جانا ہوگا۔ پھر بجلی کپی دروازہ کھولتی ہے۔ بجلی آنٹی، ماما نانی کے جنگل گئی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹی، کیا وہ آپ کے پاس آئی تھی؟ ارے نانا مینا، وہ یہاں نہیں آئی، تجھے میرا گھر ہی ملا تھا، میں نے کیا تمہاری ماں کی ذمہ داری لے رکھی ہے جو اتنی بارش میں مجھے پریشان کرنے آ گئی؟ مجھے معاف کر دیجیے بجلی آنٹی، بھیا بھی ماں کو ڈھونڈنے نکلا ہے، گھر میں اکیلی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ تمہیں تمہارا جواب مل گیا نا، اب جاؤ یہاں سے اور سونے دو ہمیں۔ پھر مینا چڑیا وہاں سے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ادھر منا گھر کی طرف لوٹ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر کچھ جھاڑیوں پر جاتی ہے، اسے جھاڑیوں میں کچھ پیلے رنگ کے پنکھ نظر آتے ہیں۔ جب منا اس کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ ماں، آپ مجھے اور مینا کو ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میں اب اکیلا کیسے مینا بہنا کا دھیان رکھوں گا؟ ماں، آپ ہمارے پاس واپس آ جاؤ۔ منا کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ بہت مشکل سے اپنی ماں کو ان جھاڑیوں سے باہر نکالتا ہے۔ ماں، اب میں بہنا کو گھر جا کر کیا بتاؤں گا؟ وہ تو یہ دکھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ پھر منا اپنی ماں کو لے کر ندی میں بہا دیتا ہے اور واپس گھر لوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا بھیا،
आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊं मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होनी को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति कितना झगड़ालू है। वो तो हर समय लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। चिंकी बहन, क्या वो आपके लिए दाना लाता है? हाँ, वो तो लाता है। अच्छा, जब वो घर आता है तो आप क्या करती हैं? मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई होती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ तो वो लड़ना शुरू कर देता है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? चिंकी बहन, तुम गलत कह रही हो। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए दाना लाता है और जब वो थका हारा घर लौटता है तुम घर पर ना हो तो लड़ना ही है उसने। जब वो आए तो कम से कम 2-3 बातें ही कर लिया करो। हाँ मानो बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगी। फिर चिंकी तोती चिड़िया को धन्यवाद बोलकर अपने घर की ओर चली जाती है। बिजली कभी जो पास में बैठी ये सब सुन रही थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बिजली कभी चाहती थी कि जंगल के सभी पक्षी अपने मसले लेकर उसके पास आएं और वो उनके हल बताए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इन सब के लिए अकल की जरूरत है जो उसके पास नहीं थी। तभी बिजली कभी अपनी सहेली उल्लू की पत्नी के पास जाती है। भौरी, तुम तो जानती हो कि वो चिड़िया कितनी चालाक है। हर समय कोई ना कोई चालाकी ही करती रहती है। जंगल के सभी पक्षियों को अपने पीछे लगा रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जंगल पर कब्जा कर लेगी। हमें कुछ करना होगा। हाँ बिजली, बुरी तो वो मुझे भी बहुत लगती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भूरी सहेली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत आसान है बिजली। हम मानो चिड़िया को सभी पक्षियों के सामने इतना बुरा बनाते हैं कि सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से निकाल दें।
अरे वाह भूरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करना क्या होगा? बिजली, हमें मानो चिड़िया को सबके सामने चोर बनाना है। लेकिन कैसे? तुम ऐसा करो कि सभी पक्षियों के घर से 2-3 दिन दाना चुराओ। जब सभी पक्षी दाने चोरी की बात करेंगे तो हम चिड़िया को चोर बना देंगे। लेकिन कैसे भूरी? बिजली, तुम पहले ये काम करो, बाकी का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। वो जंगल के सभी पक्षियों के घरों से दाना चुराती है, सिवाय मानो चिड़िया के। पक्षियों, आज फिर कोई मेरे घोंसले से दाना चुरा कर ले गया है। अरे क्या कह रही हो तुम बिजली? हमारे घर से भी 2-3 दिन से दाना चोरी हो रहा है। हाँ हाँ पक्षियों, मेरे घोंसले से भी। ऐसे वो सभी पक्षी बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनके घरों से कौन दाना चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये काम चिड़िया कर रही। मानो चिड़िया बिजली और भूरी की सारी साजिश समझ जाती है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को सफाई नहीं देना चाहती थी। वो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। देखा पक्षियों, पक्की चोरनी है। अगर ना होती तो कोई ना कोई बात तो जरूर करती ना। मम्मा, हम कहाँ जा रही हैं? चलो मीना बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकती, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर उस काली रात में मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर वो जंगल छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह तक वो दूसरे जंगल में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या हम इस जंगल में रह सकते हैं? नहीं चिड़िया बहन,